जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में पानी पीने तक की इजाजत न हो, और वही लड़का बड़ा होकर एक दिन पूरे देश के लिए बराबरी का कानून लिख दे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इसी अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ग्लास पानी से, या यूं कहें कि पानी ना मिलने से। स्कूल में एक छोटा सा बच्चा सिर्फ इसलिए प्यासा रह जाता था क्योंकि उसकी जाति को अछूत माना जाता था। नियम था, चपरासी होगा तो ऊपर से पानी डालेगा, नहीं तो प्यासे रहो। ये सिर्फ प्यास की बात नहीं थी, ये तो हर रोज उनके आत्मसम्मान पर की जाने वाली चोट थी। और इसी चोट ने उनके अंदर वो आग जलाई जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। देखिए, एक तरफ है वो जिंदगी जो उन्हें जन्म के साथ मिली, सामाजिक भेदभाव, अपमान, और दूसरी तरफ वो मुकाम है जो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया, भारतीय संविधान के निर्माता। ये सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि ये इस सोच की जीत का सफर था कि किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया कैसी थी जिसमें अम्बेडकर ने अपनी आंखें खोली। साल था 1891, 14 अप्रैल। वे एक महार परिवार में जन्मे थे जिसे उस वक्त का समाज अछूत समझता था, और वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। मतलब एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसे समाज ने हर तरह से हाशिए पर धकेल रखा था। स्कूल में जो होता था वो सिर्फ नियम नहीं थे, वो एक तरह से रोजाना जहन में घोला जाने वाला जहर था। एक ऐसी व्यवस्था जो बचपन में ही किसी के कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मसम्मान को तोड़ के रख दे। क्लास में सबसे अलग बैठना, वो भी एक बोरी पर जो खुद घर से लानी पड़ती थी। पानी के मटके को छू तक नहीं सकते थे। हर पल, हर घड़ी उन्हें ये याद दिलाया जाता था कि वो दूसरों से कम है। अब सवाल ये था कि इस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अम्बेडकर ने अपना रास्ता चुना और उन्होंने अपना हथियार भी चुना, लेकिन वो कोई तलवार या बंदूक नहीं थी। उनका हथियार था ज्ञान, एजुकेशन। उन्होंने ठान लिया कि वो इस नाइंसाफी की जड़ों को अपनी बुद्धि और अपनी शिक्षा से काटेंगे। बड़ौदा के महाराजा से मिली एक स्कॉलरशिप ने उन्हें एक मौका दिया, और उन्होंने उस एक मौके को एक आंदोलन में बदल दिया। बॉम्बे से कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक, ये सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं था, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों से ये सीखना था कि आज़ादी और बराबरी के असली मायने क्या होते हैं, ताकि वो उन सिद्धांतों को भारत की जमीन पर उतार सकें। जरा उनकी अकादमिक उपलब्धियों का पैमाना देखिए। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, तीन महाद्वीपों के सबसे बड़े संस्थानों से उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस में डबल डॉक्टरेट और न जाने कितनी डिग्रियां हासिल की। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो उस अन्याय को समझने और उसे जड़ से खत्म करने के लिए बौद्धिक हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तो दुनिया की सबसे अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अम्बेडकर भारत लौटे, और अब वक्त आ गया था कि किताबों में पढ़ा गया ज्ञान सड़कों पर उतरे। सिद्धांतों को सीधी कार्रवाई में बदलने का समय था। साल था 1927। महाड़ की धरती एक ऐतिहासिक क्रांति की गवाह बनने वाली थी। अम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस पब्लिक तालाब की तरफ मार्च किया जिसका पानी पीना दलितों के लिए मना था। ये सिर्फ पानी के लिए एक सत्याग्रह नहीं था, ये एक ऐलान था कि कुदरत की चीजों पर, हवा पर, पानी पर, जमीन पर हर इंसान का बराबर का हक है। ये मानवाधिकारों का एक शंखनाद था। इसके ठीक बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने सबके सामने मनुस्मृति को जलाया। अब ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, बल्कि ये उस पूरी की पूरी विचारधारा को खुली चुनौती थी जो सदियों से जाति के आधार पर भेदभाव को सही ठहराती आई थी। ये एक वैचारिक विद्रोह था। फिर लड़ाई नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजों तक पहुंची। हजारों लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में एंट्री के अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। ये साबित करने की कोशिश थी कि भगवान के घर में इंसानों के बीच कोई दीवार नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और इन सभी संघर्षों के बीच से निकला उनका वो सबसे शक्तिशाली नारा, उनका 3 शब्दों का मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक पूरा फॉर्मूला था। पहले ज्ञान हासिल करो, फिर एकजुट हो और फिर अपने हक के लिए आवाज उठाओ। साल 1932 में भारतीय राजनीति एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी थी। अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव रखा। मतलब दलित नेता को सिर्फ दलित ही वोट देंगे। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे।
काफी बहस और तनाव के बाद अंबेडकर ने एक बहुत ही दूर की सोच वाला समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अलग वोटिंग की मांग तो छोड़ दी, लेकिन बदले में संयुक्त चुनाव प्रणाली के अंदर ही दलितों के लिए दुगुनी से भी ज्यादा सीटें आरक्षित करवा ली। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दलितों को ज्यादा राजनीतिक ताकत भी दी और उन्हें देश की मुख्य धारा से अलग होने से भी बचा लिया। चलिए, अब अंबेडकर के जीवन के उस पड़ाव पर आते हैं जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने हर अधिकार से दूर रखा, अब उसी इंसान के हाथों में करोड़ों लोगों के अधिकारों का दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी थी, भारत का संविधान। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों को भारत के कानूनी डीएनए का हिस्सा बना दिया। आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए एक अपराध घोषित कर दिया। कानून की नज़र में हर नागरिक को बराबर बना दिया और ये पक्का किया कि जो सामाजिक नाइंसाफी सदियों से चली आ रही है, उसे खत्म करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था हो। ये एक तरह से गारंटी थी कि आज़ाद भारत अपने अतीत की गलतियों को कभी नहीं दोहराएगा। ये अंबेडकर की एक बहुत ही गहरी और दूरदर्शी चेतावनी थी। वो जानते थे कि सिर्फ वोट डालने का हक मिल जाना काफ़ी नहीं है। जब तक समाज के अंदर जात पात और अमीर गरीब की गहरी खाई मौजूद है, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। और उनकी ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। देश के लिए एक न्याय का ढांचा तैयार करने के बाद अंबेडकर ने अपनी निजी मुक्ति की ओर अपना आखिरी और सबसे बड़ा कदम बढ़ाया। उन्हें ये महसूस हुआ कि जिस धर्म की बुनियाद ही असमानता पर टिकी हो, उसमें रहकर सच्ची बराबरी कभी हासिल नहीं हो सकती। और फिर 1935 में उन्होंने वो ऐतिहासिक ऐलान किया, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ धर्म छोड़ने की घोषणा नहीं थी, बल्कि ये एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान की तलाश का आगाज था। और फिर वो दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर में जो हुआ वो इतिहास बन गया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ करीब करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये शायद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्ण सामूहिक धर्मांतरण था। तो सवाल उठता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक ऐसा दर्शन था जिसमें समानता, करुणा और तर्क पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, इसमें जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। ये उनके जीवन भर के संघर्ष का एक तार्किक और आध्यात्मिक अंजाम था। इस ऐतिहासिक दिन के कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने जो मशाल जलाई थी वो आज भी जल रही है। उनकी विरासत कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अधूरा प्रोजेक्ट है, एक मिशन है जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की है। और देखिए, भारत ने भी उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। एक देशव्यापी पोल में उन्हें सबसे महान भारतीय भी चुना गया। उनका जन्मदिन आज पूरे देश में छुट्टी का दिन होता है। ये सब सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आधुनिक भारत की कल्पना उनके बिना अधूरी है। तो आखिर में एक सवाल, अंबेडकर ने हमें एक न्यायपूर्ण समाज का नक्शा दे दिया, एक संविधान दिया जो सबको बराबरी की गारंटी देता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों बाद हम उस नक्शे पर कितना चले हैं? उन्होंने जो ढांचा बनाया, क्या आज हम उसकी नींव को और मजबूत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उसे कमजोर कर रहे हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।